हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने ग्राफीन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था कि ये डिफेंस एरोस्पेस में काम आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से कैसी कैसी ये एब्जॉर्ब कर लेता है, स्टेल्थ कोटिंग्स में यूज़ होता है और केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक से हमको बचाता है। बहुत सारे इसके यूजेस हैं। अगर और भी जो इसके बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, बेसिक जो भी इसके एप्लीकेशंस हैं, वो सब हमने पिछली वीडियो में जो है कवर ऑलरेडी कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो आई बटन पे जाकर आप उसको फिर से देख सकते हैं, राइट। फर्स्ट पार्ट देखे बिना सेकंड पार्ट समझ नहीं आएगा क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज़ उसमें डिस्कस कर ली हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हम ग्राफीन को क्यों यूज़ कर रहे हैं एग्जैक्टली, ठीक है। तो एक जस्ट रिविजन कि हम इसको डिफेंस सेक्टर में या फिर और भी एरोस्पेस में या इसको एज बायोलॉजिकल और केमिकल अटैक से बचने के लिए रेडिएशन ये सब सेंस कर लेता है। क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि ग्राफीन की क्वालिटीज़ क्या क्या हैं। एक तो फ्लेक्सिबल बहुत है, तो इसके हम कपड़े बना सकते हैं, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग बनाएंगे, है ना। रोज के कपड़े थोड़ी बनाएंगे। हाई इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का मतलब बहुत अच्छा कंडक्टर है, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर मूव कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। ट्रांसपेरेंट है, कंडक्टिव है, हाई स्पेसिफिक सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया भी क्योंकि एक सिंगल शीट है, ठीक है, और कोई डबल शीट भी नहीं है, तो सरफेस एरिया भी इसका जो है बहुत ज़्यादा हमको मिलता है। थर्मल मतलब टेम्परेचर भी बहुत अच्छा ये कंडक्ट कर सकता है और इलेक्ट्रिसिटी को भी। अब प्रोटेक्टिंग फ्रॉम केमिकल एंड बायोलॉजिकल अटैक्स, तो हमने पढ़ा था ना कि केमिकल अटैक बायोलॉजिकल अटैक से भी हमको बचा सकता है। तो कैसे? तो ग्राफीन मॉडिफाइड प्रोटेक्टिव क्लोथिंग हम लोग अगर बनाएं तो कैसे बना सकते हैं? उनकी हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ है तो ऐसे हमें बचा सकता है अगर कोई भी अटैक होएगा, ठीक है। और साथ में क्या है, देखो इसका एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी है इसके अंदर, राइट। एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी, सो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी तो हमें बायोलॉजिकल अटैक से बचा लेगा। फायर रिटार्डेंट एक्टिविटी, तो आग लगेगी तो उससे बचा लेगा। यूवी प्रोटेक्शन है, ओके। उसके बाद लाइट वेट है, फ्लेक्सिबल है, गुड केमिकल रेजिस्टेंस है। आई होप स्क्रीन बहुत क्लियर है, दिख रहा है सबको। तो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी, फायर से भी बचा लेगा, यूवी रेस से भी बचा लेगा, केमिकल रेजिस्टेंस भी है, थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी है, साथ में ये लाइट वेट है और काफ़ी फ्लेक्सिबल है। एंड देन वी हैव अ टर्म हियर ट्राइबोलॉजिकल प्रॉपर्टी। अब ये ट्राइबोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है ग्राफीन के अंदर, वो भी देख लेते हैं। ट्राइबोलॉजिकल प्रॉपर्टी जो है दैट डील्स विद फ्रिक्शन, वियर एंड टियर एंड लुब्रिकेशन ऑफ इंटरेक्टिंग सरफेसेस, ठीक है। वैसे इसमें ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, सिंपल भाषा में समझ लो कि ट्राइबोलॉजी क्या डील करती है। ट्राइबोलॉजी डील्स विद फ्रिक्शन, किसी भी चीज़ में फ्रिक्शन आ रहा है, उसकी वियर एंड टियर हो रही है, उसकी लुब्रिकेशन हमें करनी है। जहाँ पे भी इंटरेक्टिंग दो सरफेसेस अगर फिजिकल कांटेक्ट में आ रहे हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन होगा, उसकी वजह से वियर एंड टियर हो जाता है, तो वहाँ लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है। अगर आपको पता हो तो ग्रेफाइट को हम यूज़ करते हैं एज सॉलिड लुब्रिकेंट इन द मशीन्स। ग्रेफाइट जो है ना बहुत सॉफ्ट होता है और लुब्रिकेंट की तरह यूज़ होता है मशीन्स में। लुब्रिकेंट से क्या होता है, ऐसे जो दो पार्ट्स हैं वो आपसदारी में घिसते नहीं हैं तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता है मशीन को। तो ग्राफीन को भी हम एज लुब्रिकेंट यूज़ कर सकते हैं, इसका ये मतलब है। ग्राफीन में भी एन इमर्जिंग solid lubricant that reduces friction between contact surfaces. Furthermore, the tribological behavior of graphene is better than graphite, so we can use it to reduce friction in the machines. तो जो एज लुब्रिकेंट ये जो ग्राफीन होने वाला है ये ग्रेफाइट से भी बेहतर होने वाला है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, राइट। ग्राफीन जो है ग्रेफाइट से भी बेहतर लुब्रिकेंट जो है प्रूव होने वाला है। उसके बाद यही जो हम पढ़ रहे थे कि इज इंडिया मिसिंग द ग्राफीन, बस उसी के अंदर कुछ और डेटा वगैरह है। ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, राइट। पढ़ने में बहुत यूज़फुल है, एक प्रीमियम आर्टिकल है ऑलरेडी। सो वी आर एंटरिंग द ग्राफीन एज, हम जो है ग्राफीन एज में हैं अकॉर्डिंग टू ग्रैंड व्यू रिसर्च। तो ग्रैंड व्यू रिसर्च मतलब एक रिसर्च जो भी हुई है उसके अनुसार हमें क्या पता चला है कि जो ग्लोबल ग्राफीन मार्केट का साइज़ है 2022 में करीब करीब 176 मिलियन डॉलर का था, ठीक है। तो 176 मिलियन डॉलर का ऑलरेडी 2022 में इसका मार्केट साइज़ है और ये एनुअली ग्रो भी कर रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 46.6 या 47% अप्रॉक्सीमेटली पे ये ग्रो किया है। बिटवीन मतलब एक्सपेक्टेड टू ग्रो है, मतलब एक्सपेक्टेड है कि 2023 से 2030 के बीच में ये 47% ग्रो करेगा, ठीक है। अब ये पूछोगे डेटा एज सच प्रीलिम्स में काम करेंगे, लेकिन मेंस में आंसर जब
ग्राफीन पे बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मेंस में क्वेश्चन, जब इतना न्यूज़ में है तो आप इस डेटा को मेंस में ले सकते हो कि 2022 में इसका जो ग्राफीन मार्केट साइज़ रहा है वो 176 मिलियन डॉलर रहा है, और 2023 से 30 में ये इसके एक्सपेक्टेशन कितनी है कि 47% अप्रॉक्स ये ग्रो करेगा अगले 7 सालों में। एज पर अ रिपोर्ट एटलीस्ट वन ग्राफीन एनहेंस प्रोडक्ट वॉज लॉन्च एवरी वीक इन 2022। तो एक रिपोर्ट क्या कहती है कि 2022 में हर हफ्ते एटलीस्ट एक ग्राफीन बेस्ड प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च हुआ है। तो यस, बिल्कुल हम तरक्की पे हैं कि हर हफ्ते एटलीस्ट एक ग्राफीन बेस्ड प्रोडक्ट तो हम लॉन्च कर ही रहे थे 2022 में। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ ग्राफीन जो है केरला में ऑलरेडी शुरू हो गया इंडस्ट्रियल लेवल पे। फिर ये कुछ और डेटा इसी आर्टिकल में से है, ये भी अगेन मेंस में काम आएगा। तो अमंग द लीडिंग कंट्रीज इन ग्राफीन रिसर्च कौन कौन आगे चल रहा है, चाइना, यूएस, यूके, ये सब जो लोग हैं ये सब आगे चल रहे हैं। ठीक है, 2018 में चाइना ने 218 पेटेंट्स फाइल किए हैं, राइट, रिलेटेड टू ग्राफीन बेस्ड प्रोडक्ट, मतलब ग्राफीन से रिलेटेड कोई इनोवेशन कर दिया उसके 218 पेटेंट फाइल करे हैं, लेकिन इंडिया ने सिर्फ 8 फाइल करे हैं, 8 पेटेंट फाइल करें, यानी इंडिया में इतना इनोवेशन और डेवलपमेंट नहीं है ग्राफीन को लेकर। ये सब चीज़ें अभी ऐसे लग रहा होगा बोर, लेकिन ये मेंस में बहुत काम आती है। जब क्वेश्चन आता है ना एनालाइज करने के लिए, डेटा नहीं होता बच्चों के पास, और ये जनरली GS3 में ही आएगा। ठीक है, GS3 इज़ ऑल अबाउट डेटा, डेटा के साथ आपको अपने जो पॉइंट्स हैं वो सपोर्ट करने पड़ते हैं। तो चाइना ने 218 पेटेंट फाइल करे हैं, वो भी 2018 में। इंडिया ने सिर्फ 8 फाइल करे हैं। चाइना एंड ब्राज़ील आर ग्लोबल लीडर्स इन द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ग्राफीन। तो चाइना ब्राज़ील आगे हैं। इंडिया प्रोड्यूसेस ओनली अबाउट 1/20 कंपेयर टू चाइना एंड 1/3 कंपेयर टू ब्राज़ील। ठीक है, तो ब्राज़ील से भी हम पीछे हैं कि चाइना जो बना रहा है ग्राफीन में नए नए प्रोडक्ट्स, हम उसका सिर्फ 1/20 हैं। यानी अगर चाइना जो है 20 प्रोडक्ट्स बना रहा है तो हम कितने बना रहे हैं, हम सिर्फ एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। और ब्राज़ील भी अगर 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम सिर्फ एक बना रहे हैं। तो हमें आगे रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और यही फोकस कर रहा है क्या, ये आर्टिकल। फिर इसमें देखो कुछ कुछ चीज़ें हैं। टाटा स्टील ने ग्राफीन ग्रो करने में टाटा स्टील जो है सक्सेसफुल रहा है काफ़ी हद तक। ठीक है, एनिलिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग एटॉमिक कार्बन फ्रॉम स्टील सरफेस, तो ये कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करके ग्राफीन को ग्रो किया है। ग्राफीन को प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के साथ मिक्स करके देखा गया उन्हें रिसाइकिल करने के लिए। ऐसे कार्बन फाइबर में दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि कार्बन फाइबर को रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्या पॉइंट था, कार्बन फाइबर कैन नॉट बी रिसाइकल्ड वंस यूज्ड। तो ये वो पॉइंट गलत था, कार्बन फाइबर को रिसाइकिल किया जा सकता है। ऐसे ही ग्राफीन को भी जो है क्या किया जा सकता है, ग्राफीन को भी रिसाइकिल किया जा सकता है, और करके देखा भी गया। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के साथ इसको मिलाया है, उसको रिसाइकिल करके नया देखा गया। एक और यूज़ आपको दिखने वाला है यहाँ पे, क्या है वो एक और यूज़, ग्राफीन ऑक्साइड बेस्ड रैपर्स लोडेड विद प्रिजर्वेटिव्स कैन इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, तो ये वाला नया चीज़ है कि ग्राफीन ऑक्साइड बेस्ड जो भी पेपर रैपर्स हैं उनके अंदर ग्राफीन ऑक्साइड है, प्रिजर्वेटिव्स हैं, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यानी एग्रीकल्चर स्टोरेज जो है, वेस्टेज हमारे यहाँ पेरिशेबल आइटम्स को सेव करने में भी ये काम आ सकता है। ग्राफीन बेस्ड अल्ट्रा कैपेसिटर, सुपर कैपेसिटर ये सब बन गए हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यूजिंग ग्राफीन बेस्ड नैनो ट्यूब्स, समझ ही ली स्टेल्थ टेक्नोलॉजी डिफेंस सेक्टर में कैसे यूज़ हो सकती है। ठीक है, एक लॉडेबल स्टेप क्या है, सेटिंग अप ऑफ इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन इन केरला। तो केरला में क्या हुआ है, केरला में इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन जो है सेटअप हो गया है। PCS लेवल के में तो ऐसी डाटा आता है कि वेयर इज़ इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन सेटअप, तो ये सब अभी काम जो है केरला में चल रहा है, आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो ये जो इंडिया इनोवेशन सेंटर है, इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला इन पार्टनरशिप विद टाटा स्टील एंड सीमेंट थ्रीसूर। मतलब जो अभी ये फ़िलहाल जो सारे ऊपर पड़े ना कि ग्राफीन को ग्रो कर रहे हैं, इसको रिसाइकिल करके देख रहे हैं, इसके यूजेस और देख रहे हैं, अल्ट्रा कैपेसिटर, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ये सब बना रहे हैं, इंडिया इनोवेशन सेंटर सेटअप कर रहे हैं, ये सब हो रहा है डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला, एक यूनिवर्सिटी है, इसकी हेल्प से ये इम्प्लीमेंट कर रही है। टाटा स्टील पार्टनरशिप है, और सीमेंट थ्रीसूर भी केरला में है। ये सीमेंट क्या है, ये है सेंटर फॉर मटीरियल्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, सो इट इज़ सेंटर फॉर मटीरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी थ्रीसूर। तो ये भी जो है इसके साथ में इम्प्लीमेंट करा रहा है, ग्राफीन टेक्नोलॉजी में हेल्प कर रहा है।
अब हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट्स हैव अ क्रूशियल रोल टू प्ले। ये क्यों डिस्कस कर रही हूँ मैं, ये मेंस के लिए डिस्कस कर रहे हैं, एक एनालिसिस, एक व्यू पॉइंट डेवलप करने के लिए, सीधा पॉइंट्स उठाना, सीधा लिखना। गवर्नमेंट्स हैव अ क्रूशियल रोल टू प्ले। जैसे चाइना ने इसको प्रायोरिटी पे रखा, तो अभी हमने देखा कि 218 पेटेंट्स फाइल किए हैं चाइना ने। यूरोप ने भी इसको एक फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में लिया। तो हमें ये जो है, कैन इंडिया नॉट हैव अ नेशनल ग्राफीन मिशन, यहीं से उठाना है पॉइंट। वे फॉरवर्ड लिखोगे एग्जाम में, आंसर में, तो क्या लिखोगे कि इंडिया शुड हैव अ नेशनल ग्राफीन मिशन। हमें भी ऐसा कोई एक मिशन लाना चाहिए इसके ऊपर। एक नोडल मिनिस्ट्री हमें अपॉइंट करनी चाहिए इसके लिए। अ नोडल मिनिस्ट्री नीड्स टू बी इंटरेस्टेड विद दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे ग्राफीन सेक्टर में हम लोग डेवलपमेंट कर सकें टाइम रहते। चैलेंजेस अगर हम देखें, हाई कॉस्ट टू वॉल्यूम रेशियो फॉर हाई ग्रेड ग्राफीन। अगर गुड क्वालिटी का ग्राफीन बनाना है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मात्रा बहुत कम बनेगी, कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी। तो ऐसे में क्या होगा, इसकी जो प्रोडक्शन है वो कुछ लोकेशंस में ही रुक के रह जाएगी। जैसे सेमीकंडक्टर में हुआ कि कुछ कंट्रीज़, कुछ लोकेशंस ऐसी रहीं कि जो सेमीकंडक्टर में डेवलपमेंट सी करती चली गई, और जैसे इंडिया था वो पीछे रह गया। इंडिया मिस द सेमीकंडक्टर बस इन द मिड 1990s, द टाइम टू स्टेप ऑन द ग्राफीन पेडल इज नाउ। तो ये जो था आर्टिकल कि जो है बस हमारी छूटी जा रही है क्या, ग्राफीन की। तो ग्राफीन पे एक्ट करने के लिए लास्ट में आप लिख सकते हो कुछ भी अपना कंक्लूजन, अच्छा सा कुछ वर्ड्स बना के कि इंडिया इज अशरिंग इन द एज ऑफ अमृतकाल, सो वी नीड टू लाइक एक्ट नाउ, द टाइम टू एक्ट इज नाउ। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट, दिस इज नेक्स्ट आर्टिकल अबाउट, तो ये अलग इन्फॉर्मेशन है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ ग्राफीन बिगेन्स इन केरला। केरला में शुरू हो गई है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड कंपनी है कोच्चि के अंदर। ठीक है, तो केरला में ही वो इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन हुआ है। ये मैन्युफैक्चरिंग भी कहाँ पे शुरू हुई है, कोच्चि में शुरू हुई है। द प्रोडक्ट हैज़ ट्रिमेंडस पॉसिबिलिटीज़ इन द इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़। तो ये वाली चीज़ों को ध्यान में रखना। कहाँ कहाँ पे, देखो बेसिकली कोच्चि, केरला, यहीं पे सब शुरू हो रहा है। इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज़ है। यहाँ पे लैब बना है और प्लांट है 12,000 स्क्वायर फीट में कक्कानाड एज अ पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव। ठीक है, कक्कानाड, सॉरी फॉर द इफ़ आई एम रॉन्गली प्रोनाउंसिंग इट, सो आई एम सॉरी, डोंट द राइट वन, कक्कानाड या काकानाड जो भी है। तो वहाँ पे ये फैसिलिटी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर ग्राफीन बनाई गई है। द प्लांट हैज़ अ कैपेसिटी टू प्रोसेस अबाउट 6 लाख लीटर्स ऑफ ग्राफीन पाउडर एनुअली। तो पहले ये पाउडर की फॉर्म में बनेगा, सालाना कितना बनेगा, 6 लाख लीटर बनेगा। ठीक है, पीसीएस वगैरह में ये डिजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और आजकल तो यूपीएससी भी अनप्रेडिक्टेबल है, पूछ ले, कुछ नहीं पता। ग्राफीन कोटिंग्स ऑटोमोटिव डिटेलिंग में यूज़ होती हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग है, लाइट है, ऑटोमोटिव सेक्टर, ये सब भी होती है। सालाना कितना बनेगा, 6 लाख लीटर, ध्यान रखना, 6 लाख लीटर ग्राफीन पाउडर सालाना बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं ग्राफीन औरोरा प्रोग्राम की। तो ये ग्राफीन औरोरा प्रोग्राम है, ये माकर विलेज में लॉन्च किया गया है। अब ये माकर विलेज कहाँ पे है, ये कोच्चि के अंदर है। ठीक है, कोच्चि में है ये माकर विलेज ग्राफीन औरोरा प्रोग्राम। तो पहले इसको आगे पढ़ने से पहले मैं कुछ आसान भाषा में चीज़ें पहले समझा देती हूँ, फिर ये समझ में आ जाएगा। अब देखो, ग्राफीन के ऊपर हम कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट चल रही है। ठीक है, जब रिसर्च डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है। फिर जब हम रिसर्च डेवलपमेंट कर लेते हैं तो हम कुछ प्रोटोटाइप्स या कुछ मॉडल्स वगैरह तैयार करते हैं प्रोडक्ट्स के, जो हम बाज़ार में लाना चाहते हैं या जिनका वाइड यूज़ है। ठीक है, फिर हम क्या करना चाहते हैं, इसका प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं इनके, राइट। तो जब तक प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं आते, तो ये ग्राफीन औरोरा प्रोग्राम क्या है, ये यहीं पे लिंक कर रहा है। देखो, किसी भी चीज़ के बारे में आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो कितने भी जन्मों तक करते रहो वो कम ही है। फिर आप मॉडल्स बना लोगे, रिसर्च में पैसा लगाओगे, मॉडल्स भी बनाओगे, फिर उसके प्रोटोटाइप प्रोडक्ट्स भी बनाओगे, सब चीज़ में पैसा लग रहा है। लेकिन असल फ़ायदा किसी भी टेक्नोलॉजी का कब है, जब वो मार्केट में उतर के आ जाए। ठीक है, जब वो मार्केट में उतर के आए तभी उसका फ़ायदा है, जब वो ढेर सारे लोगों तक पहुँचे या उसका वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन हो। तो वही ये रिसर्च और डेवलपमेंट से मार्केट तक लेके आने का जो मतलब एक लिंक है, वही है ग्राफीन औरोरा प्रोग्राम। आई होप नाउ यू हैव गॉट द पॉइंट कि व्हाट इज़ दिस ग्राफीन औरोरा प्रोग्राम। सिंपल भाषा में समझ में आ गया। अब इसको जस्ट एक छोटा सा रीडिंग कर लेते हैं, इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं। तो ये ग्राफीन औरोरा प्रोग्राम क्या है,
इसको इम्प्लीमेंट सबसे पहले कौन करेगा? ये डिजिटल यूनिवर्सिटी है केरला की, ये करेगी। फंडिंग कहाँ से आएगी? यूनियन मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आएगी। केरला की गवर्नमेंट भी इसमें फंडिंग करेगी और कुछ इंडस्ट्री पार्टनर्स भी। ध्यान रखो कौन कौन? डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला, फिर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, केरला की गवर्नमेंट और इंडस्ट्री पार्टनर। करीब करीब 95 करोड़ की लागत आएगी इस कौन से प्रोग्राम में? ग्राफीन औरोरा प्रोग्राम। क्या है ये है कि रिसर्च मॉडल से मार्केट कमर्शलाइज करना, बेसिकली जो प्रोडक्ट्स हैं उनको, ग्राफीन बेस्ड प्रोडक्ट्स को कमर्शलाइज करना, उनको बाजार में उतारना। कार्बोरंडम प्राइवेट यूनिवर्सल लिमिटेड मेन इंडस्ट्री पार्टनर है। ये पीछे भी हमने देखा था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में सबसे आगे है, तो यही मेन पार्टनर है। अब देखिए अलॉन्ग विद द स्टार्टअप्स प्रोडक्ट्स, तो स्टार्टअप के जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, स्टार्टअप प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑल्सो डेवलप्ड एट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स लाइक इंडिया इनोवेशन सेंटर ग्राफीन सेटअप एट मार्कर्स विलेज कोची। पीछे हमने पढ़ा था ना इंडिया इनोवेशन सेंटर ग्राफीन कहाँ पे है? केरला में। तो केरला में भी कहाँ पे है? मार्कर्स विलेज कोच्चि में है। शैल बी कंसिडर्ड फॉर कमर्शलाइजेशन। तो वही कि जो स्टार्टअप के अंदर जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर्स ने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं उनको कमर्शलाइज करना, राइट, दिस इज द मीनिंग। आसान लैंग्वेज में देख लेते हैं। प्रोटोटाइप्स या मॉडल्स टू मार्केटेबल प्रोडक्ट्स हमें करने हैं, वही जो अभी समझाया था, वही प्रोटोटाइप्स या मॉडल्स को मार्केटेबल प्रोडक्ट्स लाना है, मार्केट में उतारना है। टेक्नोलॉजी या रिसर्च मॉडल्स को हमें कमर्शलाइज करना है जिससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल रीच कर सकें, बिकॉज रियल बेनिफिट ऑफ एनी टेक्नोलॉजी इज व्हेन इट रीचेज द मार्केट एंड इट इज़ एबल टू बेनिफिट द स्टार्टअप्स एंड इंडस्ट्रीज। इट इज़ प्रोड्यूस्ड एट मास लेवल एंड इज़ यूजफुल फॉर द लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो इसको फिर से एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं, क्योंकि किसी भी टेक्नोलॉजी का असल में फ़ायदा कब है? जब वो मार्केट में पहुँचे, बाजार में उतरे। ठीक है, स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज़ ने जो इतना पैसा लगाया उसमें, रिसर्च में, उसको बनाने में, उनका पैसा आ सके वापस, मास लेवल पर प्रोडक्शन हो तभी फ़ायदा होगा, लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए वो काम आए और अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग फील्ड्स में डाइवर्स हम इसके यूजेस कर सकें, तभी किसी टेक्नोलॉजी का जो है फ़ायदा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, सो वी हैव एड्रेसिंग द गैदरिंग। ये श्री अलकेश कुमार शर्मा जी जो हैं, इन्होंने इसको किया था। ठीक है, तो अलकेश कुमार जी शर्मा क्या कर रहे हैं ये, तो इसमें ये इसके अंदर क्या है, सेक्शन 8 कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट कॉल्ड इंडिया ग्राफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर शैल बी सेटअप। तो ये प्रोविजंस में वगैरह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जनरली यूपीएससी में कि अंडर ग्राफीन औरोरा प्रोग्राम हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना कि इसमें ग्राफीन औरोरा प्रोग्राम में क्या किया जाएगा, एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाई जाएगी। ठीक है, एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी में हम क्या करेंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होती है सेक्शन कंपनीज एक्ट के अंदर में, इसका नाम क्या होगा, इंडिया ग्राफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर। ठीक है, ये इसके अंदर विल बी सेटअप अंडर विच प्रोग्राम, ग्राफीन औरोरा प्रोग्राम, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी जिसका नाम होगा इंडिया ग्राफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर। और रिसेंट जो इनिशियल ऑपरेशंस होंगे वो डिजिटल साइंस पार्क में हो जाएंगे, त्रिवेंद्रम तिरुवनंतपुरम में एक जो क्या खोला गया है, एक डिजिटल साइंस पार्क खोला गया है, तो उसके अंदर इनिशियल हो जाएंगे ऑपरेशंस, जो इनिशियल जो ग्राफीन वगैरह पे काम है वो इसमें हो जाएगा। इट शैल फिल द गैप बिटवीन R&D एंड कमर्शलाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग अ कंप्लीट फैसिलिटी। तो वही रिसर्च और डेवलपमेंट और कमर्शलाइजेशन के बीच में गैप ये पूरा करेगा। फिर यही बोल बच्चन है, इसको इस स्लाइड को आप खुद पढ़ लेना या पढ़ देते हैं। बोल बच्चन ये चीज़ काम आ जाती है मेंस में। इट शैल नर्चर द डीप इमर्जिंग ग्राफीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सिस्टम। तो सेक्रेटरी कह रहे हैं कि मतलब वही कि ग्राफीन की टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इकोसिस्टम को डेवलप करने में काम आएगा और हम ज़्यादा इनोवेशंस ला पाएंगे। दैट कैन गाइड, डेवलप, इम्प्लीमेंट एंड सपोर्ट SMEs यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज और स्टार्टअप्स को वही फ़ायदा हो पाएगा क्योंकि स्केल अडॉप्शन होगी और इससे क्या होगा, कमर्शलाइजेशन इकोसिस्टम आएगा एज एन इमर्जिंग विद ग्राफीन एज एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विच वुड हेल्प इंडिया टेक अ पोल पोजीशन इन द वर्ल्ड्स न्यू मटेरियल मार्केट। तो ये कंक्लूजन में लिख सकते हो वे फॉरवर्ड में कि ये जो ग्राफीन और प्रोग्राम है कमर्शलाइजेशन इकोसिस्टम में काम आएगा, जिससे इंडिया को क्या हो जाएगा, एक पोल पोजीशन मिल जाएगी वर्ल्ड के न्यू मटेरियल मार्केट के अंदर। ठीक है, तो इंडिया विल अगेन अ पोल पोजीशन इन द वर्ल्ड्स न्यू मटेरियल मार्केट। तो ये सब पॉइंट्स काम के होते हैं। अब ये छोटी सी क्विज़ देख लेते हैं, ये द हिंदू पे क्विज़ आती है। तो ये है ग्राफीन, डायमंड्स एंड फुलरेंस आर ऑल डैश ऑफ कार्बन
फिल इन द ब्लैंक विद द टर्म डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर वेरिएबिलिटी। तो अभी बताए थे शुरू में ग्राफीन, डायमंड्स, फुलरेंस क्या हैं सारे, ये एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, ठीक है। तो ये तो आपको आता ही होगा, है ना, शुरू में बताया भी गया था एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। उसके बाद नेक्स्ट है ग्राफीन इज अ 2 डायमेंशनल शीट ऑफ कार्बन एटम्स बॉन्डेड इन अ हेक्सागोनल पैटर्न। पढ़ा था ना, 2 डायमेंशनल है, हेक्सागोनल पैटर्न है बिल्कुल। व्हाट इज द मटेरियल कॉल्ड व्हेन दीज शीट्स आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन को भी बताया था, क्या कहते हैं 3 डायमेंशन को, बताओ, ग्रेफाइट कहते हैं। अब ये इमेज देखो, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन के लिए किया है। अगर 2D है तो क्या हो जाएगा, 2D में तो ग्राफीन है, ठीक है, दिख रहा है ना, एक सिंगल शीट है। और ग्रेफाइट अगर 3D है तो वो ग्रेफाइट है। तो 3D दिख रहा है, एक लेयर है, फिर 2 लेयर, फिर ये इस तरीके से ये लेयर है, ये 3D फॉर्म है। अब जो साइंटिस्ट है ना, इनको 2010 में नोबेल प्राइज़ मिला था। द साइंटिस्ट नेम इज़ एंड्री जिम। तो उन्होंने क्या किया था, इस ग्रेफाइट में से ना कट करके ये ग्राफीन बनाई थी। मान लो ये ग्रेफाइट है और इसमें से जब आप एक लेयर ऐसे कट कर लोगे तो वो क्या बन जाएगी, ग्राफीन बन जाएगी ना। अब वो कट ऐसे ही नहीं होगा भाई, केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स इन सब से होगा, लेकिन फिर भी जैसे हम पेपर कट करते हैं ना कैंची टेप से, तो वही जो चीज़ें हैं उन्हें यूज़ करके ली हैं। जैसे क्या क्या चीज़ें हैं, फॉर हिज वर्क ऑन ग्राफीन एंड्री जिम रिसीव्ड पार्ट ऑफ द 2010 फिजिक्स नोबेल प्राइज। In 2000 he received an dash prize for levitating a frog using its own magnetic field. He remains the only individual to have won both prizes. Name the second prize. The prize name is IG Nobel Prize. तो ये क्वेश्चन का आंसर मुझे भी नहीं आता था, और ये बिल्कुल रटने वाला क्वेश्चन है कि 2010 में एंड्रयू जिम को नोबेल प्राइज़ मिला है ग्राफीन पे काम के लिए, उनको IG नोबेल, ठीक है, नया ये प्राइज़ भी मिला है। बट द हिंदू में थी तो मैंने क्विज के इसमें बता दी है। उसके बाद नेक्स्ट है, इन 2004 एंड्री जिम एंड कॉन्स्टेंटिन नोवोसेलोव यूज्ड माइक्रो मैकेनिकल क्लीवेज टू आइसोलेट ग्राफीन फ्रॉम ग्रेफाइट। असाइड फ्रॉम ग्रेफाइट व्हाट मटेरियल डज दिस टेक्निक रिक्वायर टू वर्क। तो अभी बताया था ना ग्रेफाइट क्या है, तो वो 3D स्ट्रक्चर है, उसमें कई सारी लेयर्स हैं। अगर मैं एक लेयर को काट लूँ तो वो क्या बन जाएगी, ग्राफीन बन जाएगी। तो वो काटने के लिए कैंची चाहिए ना, तो वो माइक्रो मैकेनिकल क्लीवेज, ठीक है। तो ये एक तरीके की कैंची थी और साथ में टेप भी थी, सेलोफेन टेप। तो इस तरीके से इसको याद किया जा सकता है, वरना काफ़ी ज़्यादा ये जो है डिफ़िकल्ट चीज़ लग रही है। तो इसको मतलब बस एक रेफरेंस के लिए देख लो कि अगर आ जाए तो बस, ये वैसे आएगा नहीं इतना। उसके बाद मैग्नेटो रेजिस्टेंस की बात हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर मैग्नेटो रेजिस्टेंस भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीमियम आर्टिकल है ये भी, और प्रीमियम टॉपिक भी है, ठीक है, कभी पूछा जा सकता है। तो उसके लिए लेट्स गो फॉर पार्ट 3।